जब एक मिनट आप सब सुन लीजिए। एक दफा लड़के इम्तिहान के बाद गैप आता था ना रिजल्ट में, अब तो रिजल्ट सेम डे हो जाता, तो इम्तिहान के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, हॉस्टल में बैठे ताश खेल रहे, और जब वो खेल रहे थे तो एक लड़का है, उसने आके कहा ओए रिजल्ट निकल आया। सब ने ताश फेंकी और कहे चलो रिजल्ट देखें। तो वो लड़का जो है उसने कहा देखना कि ये सिर्फ एक पास है, बाकी सारे फेल। तो उसमें ग्रुप में से एक लड़का खड़ा हो गया कि अगर एक पास है वो तो फिर मैं हूं। बस ये मैं कहानी सुनाता हूँ इसलिए कि अगर आप इस इरादे से जाए इम्तिहान में एक ने पास होना है तो वो मैं हूं। गो विद दिस कॉन्फिडेंस। तो तैयारी पूरी मेहनत से करो, तैयारी पूरी मेहनत से करो, लेकिन जब इम्तिहान के कमरे में आप एंटर हो तो आप ये कहो मैं पास, बस। If you have that confidence, you will pass. Yes, चाहे वो लॉन्ग केस हो, चाहे शॉर्ट केस हो, चाहे टोक्स हो, कुछ भी हो, चाहे मुश्किल एग्जामिनर मिले आपको, चाहे आसान एग्जामिनर। ये भी एक बात होती है रेपुटेशन आप कि फलां एग्जामिनर आसान है, फलां मुश्किल है। कोई ना मुश्किल होता है ना आसान होता है, सब आपके लिए आसान होंगे इंशाल्लाह। सर वाकई में इस इरादे से जाते हैं ना तो बंदा लास्ट मोमेंट तक एग्जामिनर से फाइट करता ही रहता है कि उससे होता है कि मुझे तो पास होके निकलना है, बट हमें नहीं पता। नहीं, वो मैं जब इंग्लैंड में था, हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लास्ट, उन्होंने बहुत बड़ी एनाटमी की किताब भी लिखी थी, आरजे लास्ट। जी जी सर, एनाटमी तो वाले। मेरी उनसे काफी दोस्ती, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो मुझ पे बहुत मेहरबान थे। अक्सर मैं उनके फ्लैट में जाता कॉफी पीने के लिए, तो वो कहा करते थे कि मैंने अक्सर उनका स्टाइल अपनाया है पढ़ाने का। उनका स्टाइल वाज अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड टीचर। तो वो इस तरह से कहा करते हैं कि इफ एग्जामिनर आस्क्स यू दिस, you answer like this and then look into the eyes of the examiner and say shut up. मतलब ये इस कॉन्फिडेंस से आप जाए। मेरे एक दोस्त अब तो बेचारे वो कोविड की वजह से बहुत ही हो गए, तो वो कनाडा में काम करते थे। अमेरिका से अक्सर लोग FRCS का इम्तिहान देने कनाडा जाते। वो कहते हैं कि he was helping the examiners, जैसे असिस्टेंट होते हैं सीनियर रजिस्ट्रार। तो एक लड़का आया, कुर्सी पे बैठा और जो एग्जामिनर के सामने टेबल थी उसके ऊपर दोनों टांगे रख के बोलता है शूट। इतना बदतमीज। और एग्जामिनर ने एक दूसरे की तरफ देखा, अमेरिकन होते थोड़े अग्रेसिव, तो शूट। तो एग्जामिनर ने एक दूसरे की तरफ देख के उसको सवाल पूछने शुरू हुए और वो पास भी हो गया। Being so insolent, so arrogant. तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं अगला आप पे बन जाता है कि हाँ ईमानदार। जब आप थोड़ा झिझक के जवाब देते हैं वो कहते हैं पता नहीं है, श्योर नहीं। So go into the examination irrespective, long case, short case, sorry. Thank you sir, आपने बहुत अच्छी बात की। And then go with confidence, where you will pass. बस doesn't matter. ये आपकी वरी के जी पता नहीं टॉक्स होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या to hell with it, जो भी होगा पास, जो भी होगा आप। So go with that. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने कौन सा पैटर्न अभी बताया है कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, कौन सा सुना नहीं मैम ने, कौन सा पैटर्न? ज्यादा चांस टॉक्स के ही।
तो सर ये लॉन्ग केस की क्यों क्यूरियोसिटी उन्होंने क्रिएट की थी, क्यों एक ये सस्पेंस था, तो मतलब क्यों बैठे बिठाए? एक मिनट डॉक्टर जहरा, मैं कहा करता हूँ जो कल गुजर गया उसका ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जो आने वाला कल है उसका आप भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो कल उन्होंने क्या कह दिया, लॉन्ग केस होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा, फॉरगेट इट। मेरी आज की ये बात को याद रखो कि आज आपने ये सोच के आगे चलना है, जो भी होगा मैं तो पास, बस। फिर आपको कोई ये नहीं होगा उन्होंने ये फिर वापस लॉन्ग केस क्यों किया, फिर ये हो गया, फिर किसी का टेलीफोन आ गया, किसी ने मैसेज कर दिया, फॉरगेट इट। आप अपने काम से काम रखो, वो काम है इम्तिहान की तैयारी। चले, मैं ख्याल 10 मिनट अब तो ऊपर हो गए। जी सर 81 स्टूडेंट्स हो गए हैं। ओह, दैट्स वेरी गुड, आई लाइक इट। और चले डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। पेशेंट एज 54, पैरा 2, menopausal for 3 years, comes and complains of post-menopausal bleeding for 3 months. ये कॉमन सी हिस्ट्री है ना? जी सर, ऐसी चलिए since 3 जी, months। हाँ जी। तो वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, उसको 3 महीने से। बोलिए। जी सर। सर, I would like to know how long जी I would like to know the details of her bleeding, regarding the postcoital bleeding, the episode and the amount. But I would like to know the details of the bleeding episode. the details of the bleeding, good हो Details of bleeding गया ये। episodes. हाँ जी। Any associated complaints, that is any vague abdominal pain and or chronic vaginal discharge, and regarding its details. ये Abdominal pain ho gaya, or chronic vaginal discharge. Then any history of the age at which she got married, use good of any OCPs, use of any contraception, ये and then any history of weight loss, early satiety. So weight loss or early satiety are malignancy symptoms like bleeding from chest, bleeding from the rectum or urine, any shortness of breath, and any investigations or treatment done, any history of pap smear or expensive investigations like MRI, or any history of EUA and biopsy done, and any previous consultation which has been done before. Or a core risk factors is history of smoking and history of जी or history of multiple in the socio-economic. I would like to know if there's a history of multiple sexual partners and history of any warts. ये हो गया मेरी history में. Now I'll come to the एक मिनट। आपने इतने सारे सवाल पूछे, उनमें से रेलेवेंट 2 या 3 ही निकले, क्योंकि ये पेशेंट है 54 ईयर ओल्ड, पोस्ट मेनोपॉजल और ब्लीडिंग फॉर 3 मंथ्स। आपका नंबर 1 डायग्नोसिस क्या है इसमें? सर, सबसे पहले as she's postmenopausal, the first would be a cervicitis, or cervicitis हो सकता है, any endometritis or CIN or PID, and cervical cancer in the end, which I would assess it by doing the examination. एक मिनट आप यहीं पे देखो ना, आप काइंड ऑफ इनहिबिटेड हैं,
है। जो बात पहले कहनी चाहिए वो कहती नहीं, जो बात बाद में कहनी चाहिए वो पहले कहती है। ये 9 जो से शुरू करेंगे ना सर? सुनो सुनो ना, सुनो, मैं अभी आपको फोकस करवाता हूँ। ये पेशेंट, जब मैंने इतनी सी हिस्ट्री बोली, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और 54 ईयर ओल्ड है, तो पहला डायग्नोसिस तो हमारा इस पेशेंट में सीए सर्विक्स बनता है। जी सर। तो वो बोला आपने आखिर में, सर्विसाइटर कहाँ से आ गया, एंडोमेट्राइटिस कहाँ से आ गया, ये वो तो पॉसिबली कोई 9वें 10वें नंबर पे डायग्नोसिस होगा सर्विसाइटिस एंडोमेट्राइटिस। नंबर 1 डायग्नोसिस तो आपका सीए सर्विक्स है। हाँ जी सर। और चूंकि इसको सीए सर्विक्स नहीं तो सीए एंडोमेट्रियम हो सकता है, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जिसमें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हम सबसे पहले कैंसर का सोचेंगे। सर सीए ओवरी भी, सीए ओवरी नंबर 4-5 पे जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग कम, उसमें ज्यादा असाइटिस, पेन कोई उस तरह के होंगे, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, क्योंकि हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स ओवरी में बहुत कम होते हैं। सेक्स कॉज ट्यूमर। तो इसमें नंबर 1 डायग्नोसिस सीए सर्विक्स, नंबर 2 इज सीए एंडोमेट्रियम, और उसके बाद कुछ और है। आई वुड से सर्विसाइटिस तो बहुत ही अनकॉमन, फिर जो भी होंगे अनकॉमन कॉजेज लाइक क्वाइटल ट्रॉमा हो सकता है, इस एज में हो जाता है, और फिर कोई पॉलिप हो सकता है एंडोमेट्रियम, तो वो तीसरे चौथे 5वें नंबर की बातें। पहले नंबर पे है सीए सर्विक्स, दूसरे नंबर पे है सीए एंडोमेट्रियम। तो अगर आपका ये है पहला नंबर, सोच आपकी इस तरह होनी चाहिए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, द बेस्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी सीए सर्विक्स की है, तो आपके सवाल जो हैं वो फोकस होने चाहिए इनटू causes of CA cervix. You would like to find out the cause is there or not. मसला आपने आखिर में बोला, पहले इरेगुलर सा इनकोहेरेंट बोल रही थी कि उसकी स्मोकिंग की कोई हिस्ट्री है, उसकी मल्टीपल पार्टनर्स की कोई हिस्ट्री है, ये तो अलग बोले आपने, जो रेलेवेंट है। उससे पहले आप बोलती कि ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, वेट लॉस, ओसीपी, तो मैरिज कब हुई थी, तो वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारे उतने रेलेवेंट नहीं है जितना कि आप सीधा, सो अगर आप पढ़ के आई हैं तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो नंबर 1 है उसके रिलेटेड सवाल पूछने हैं। उसके तो अगर यंग में होती तब भी मैं ऐसी करती, अगर कोई यंग औरत आती सुन ले 40 एक मिनट, आपने अच्छा किया, यही पेशेंट की मैं एज कर देता हूँ लेट्स से 38। अब 38 में इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है उसको, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग तो नहीं कहेंगे ना आप, इरेगुलर ब्लीडिंग अगर होगी तो फिर पॉसिबिलिटीज ऑफ, पहले आप पॉसिबिलिटी सोचें, बाबा मैं कितनी दफा कह चुका, पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचें। अब अगर ये 38 है और इरेगुलर ब्लीडिंग है तो उसकी पॉसिबल डायग्नोसिस क्या होगा? सर पॉलिप हो गया, और अगर ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है, already treated, I can also think of endometrial hyperplasia, अगर रेयर है वो, then hyperplasia as such diagnosis तो नहीं ना हम करते, irregular होती है उसमें ब्लीडिंग, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो DUB जिसको पुराने जमाने में कहा करते डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, वो हो गया, हार्मोनल अपसेट वेरियस और DUB के बाद सर हम लोग सर्वाइकल रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि PID। मैं इसमें पॉलिप के साथ फाइब्राइड लिखूंगा नंबर 2। सर सबसे पहले प्रेगनेंसी नहीं आएगी, 38 की है ये, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। चलो बिल्कुल चलें, वो भी होगी, अगर सर ओसीपीज भी ऑफ एमेनोरिया के साथ है तो
तो पाम प्रेगनेंसी को भी हो। लगा देंगे इसमें। तो मतलब अब आप जरा सही सोचने लगी हैं कि हम पहले पॉसिबिलिटी सोचेंगे फिर सवाल पूछेंगे। सर OCPs भी हो सकता है। तो अब 38 में हमने कहीं कैंसर नहीं डाला। लेकिन सर बुक में तो यही लिखा है कि जो सीए सर्विक्स है वो यंग का कार्सिनोमा है। 30 to 40 इयर्स में इसकी फर्स्ट बाई मॉडल प्रेजेंटेशन है, तो 30 to बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। 35 से 65 उसकी एज है। जी 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 35 तो 35 से 65 एज है तो, लेकिन 35 पे पहला डायग्नोसिस तो सीए सर्विक्स नहीं होता, पॉसिबिलिटी है। पीक उसकी है 45-50 पे। जी। तो तो सर इसलिए जो पॉलिप के साथ हम फाइब्रॉइड आपने बोला, उसके बाद फिर आप डीयूबी को हम लोग रखें सेकंड ऑप्शन पे, थर्ड पे। हाँ वो रख सकते हैं ना। मतलब पहले आप ये इस एज ग्रुप में जो कॉजेज होती हैं वो सोचे, फिर उनके रिलेटेड सवाल पूछे। ऐसे ही इनकोहेरेंट वेवर्ड सवाल ना पूछें, आप अपना वक्त जाया करते हैं। मैं कितनी दफा कहता हूँ, टोक्स अगर वापस आ गया कि आपने 10 मिनट में उस पेशेंट को ठीक करके घर भेजना। जी सर। तो आपने ओसीपी पूछा, वेट लॉस पूछा, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम पूछा, तो एब्डोमिनल पेन पूछा, वजाइनल डिस्चार्ज पूछा, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया। तो एग्जामिनर को कैसे बुक पता में चले? लिखा हुआ है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में 60% या 59% कॉज जो है इसकी ब्लीडिंग की एट्रोपिक वेजिनाइटिस या जेनिटल एट्रोफी होती है। जी और बिल्कुल। सुन ले। तो सर हमें बिनाइन से मेलिग्नेंट की आपने तरफ कोई नहीं जाना कमेंट किया चाहिए। बाबा? तो उसमें स्पॉटिंग होगी। ये आपने कोई सवाल, यू विल बी ए बैड एग्जामिनर। तो जो सवाल पूछा उसका जवाब का तो इंतजार करो ना। आपने कहा किताब में लिखा है 60% में एट्रोफिक वेजिनाइटिस होता है। वेरी गुड। अब एट्रोफिक वेजिनाइटिस का सवाल कोई नहीं बनता सिवाय क्वाइटल। हाँ, और वजाइनल ड्राइनेस होगी सर, डिस्यूरिया होगा उसमें। जी आप मेरी डिस्पायूनिया हो सकता है, आर की आवाज नहीं होती, तो डिस्पायूनिया। तो ये सारी बातें फिर वो जब आएगा, ये एक दो सवालों के बाद एट्रोफिक वेजिनाइटिस का तो डायग्नोसिस होता है ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन। वो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी, तो इसलिए उसके सवाल कम है। लेकिन सीए सर्विस के तो हम कॉज ढूंढना चाहते हैं। मसलन इन्होंने बोला, अब आपकी किताब में लिखा नहीं हुआ कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अर्ली मैरिज है। इन्होंने पूछा मैरिज कब हुई थी, अर्ली मैरिज का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है। तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज। तो फिर पैरिटी का कोई रिलेशनशिप है या नहीं। फिर इनको पूछना चाहिए था कि आजकल के जमाने में ये आपकी वैक्सीनेशन हुई, आपका पेप्समियर हुआ पास, तो ताकि पता चले कि एग्जामिनर को कि आपकी सोच क्या है, सोच क्या है। तो इसलिए हम वापस आते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं फिर बोलता हूँ, हम भूल जाते हैं जो हमने अब तक बात की है। फॉरगेट इट। आप आई हैं मेरे टॉक स्टेशन पे, मैंने कहा कि जी यू हैव ए पेशेंट एज 54, पैरा 2 and menopausal for 3 years, now complains of post-menopausal bleeding for 3 months. How will you manage this patient? Chale. I would like to know the details of the bleeding and its episodes, Good. any associated complaints along with the bleeding, that is abdominal pain or chronic vaginal discharge. Then the age of, is there any history of early marriage and use of smoking? Any history of कि आप ये कहिए कि I would like to know what was her age when she got married.
Okay. ये बोलिए। Age, मैं छोटा कर, age at which she got married. हाँ अब मैं risk factors के बारे में सारी बात कर रही हूँ. Then any use of contraception, any history बिल्कुल। of HPV vaccination. एक मिनट, आप पढ़ के आई हुई है सही सर्वे, फिर मैं जी तो सर। आपको इसलिए डांटे जा रहा हूँ। सही है सर, तो मुझे मुश्किल लगता है ये टॉपिक। पढ़ के आई है, फिर मुश्किल क्यों हो गया? तो age of her marriage, then next question naturally is how many children, multiparity. Because it was already been written, because she's para 2 plus 0, so I did not repeat the question Oh, there. I'm sorry, चलो जी, ये मैंने para 2 कह दिया था, इसलिए वो आपने नहीं पूछा, ठीक हो गया। चले और फिर आगे चलिए, सीए सर्विस रिलेटेड सवाल पूछिए। जी, any use of contraception, any history of HPV vaccination and pap smear has been performed previously. Any pap smear, very good. Smeared. ये हो गया सवाल। जी। एक मिनट, अब यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। जब आपने ये सवाल पूछे कि एज ऑफ हर फर्स्ट मैरिज, पैरिटी, फिर आपने वैक्सीनेशन क्या, और फिर उसके बाद क्या कहा, पेप स्मीयर एंड कंट्रासेप्शन। पेप स्मीयर। अब ये मुझे बताइए, ये 5 बातें कहने के बाद एग्जामिनर पागल होगा जिसको पता ना चले कि आप क्या पूछ रही, आप सीए सर्विस पूछ रही। आपने मोस्ट फोकस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए। ये होता है आर्ट ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन। ये सिर्फ 5 सवाल पूछे हैं, ऐसे ही पास हो आप। यू आर थिंकिंग राइट, यू आर थिंकिंग राइट। तो ये सवाल पूछने के बाद फिर बाकी के ठीक है जी, वो मेडिकल कोई मेडिकल हिस्ट्री पूछ लूंगी, कोई ड्रग हिस्ट्री पूछ, जो आप पूछते होते हैं, तो वो फिर 6वां 7वां सवाल हो गया। लेकिन ये पहले 5 बातें कह के ही आप पास होगे। चलिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का क्या करें, उसको अभी मैं एंड में लिखूंगी ना, या शुड आई लीव इट? ये पॉइंट्स रिपीट कर दें प्लीज। सर, इसमें फाउल फीमेल वजाइनल डिस्चार्ज नहीं आएगी पेशेंट सीए सर्विस का? जरूरी नहीं है कि वजाइनल डिस्चार्ज ना हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। तो नहीं, इन्होंने कहा मल्टीपल पार्टनर्स कैसे पूछेंगे? हमारे मुल्क में ये एम्बैरेसिंग है सवाल पूछना, मल्टीपल पार्टनर। तो उनसे पूछिए आप कि एक ही शादी है या 2 शादी? ये वो मतलब वही है जो आप कह रही हैं, मल्टीपल पार्टनर्स। अगर उसके 2 मैरिज एंड इज दिस द ओनली मैरिज, ये पूछिए, ये पूछ लीजिए, इज दिस द ओनली मैरिज? तो वो इस तरह से पूछना जरा जायज है। अपने मुल्क में सीधा पूछो, डू यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स? तो वो सोशली अच्छा नहीं जाना जाता। चले, ये सवाल हम जी। कैंसर सिम्टम्स, मैलिग्नेंसी के सिम्टम्स पूछूंगी। एनी हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस और अर्ली सैटिटी? फिर ये हो गया, फिर हो गया। हालांकि ये सर्विक्स में बहुत लेट स्टेज पे वेट लॉस होता है, वो अर्ली नहीं होता, लेकिन ये रेलेवेंट हो गया फिर। एक और सर हस्बैंड की ऑक्यूपेशन आएगी? हाँ जी, सर हस्बैंड का ऑक्यूपेशन आएगा? ऑक्यूपेशन कैसे रिलेटेड है उसको? सर ये जो बस ड्राइवर होते हैं या इस तरह से आ गया, आपने कहा तो मैंने सोचा कि उसका सोशल स्टेटस जानने के लिए, क्योंकि इट्स मोर कॉमन इन लोअर सोशल स्टेटस। गरीबों में ये बीमारी ज्यादा होती है। तो उस लिहाज से हस्बैंड की प्रोफेशन या सैलरी इम्पोर्टेंट हो जाती है, लेकिन रेंज की ही बात बनती है। चले हमने सर हाँ जी सर, वेट लॉस। अब आई कम टू मैलिग्नेंसी। एक मिनट, मैंने 20 दफा आपसे कहा है फोकस 3-4 सवाल पूछने हैं हिस्ट्री में। आप कहा है कि नहीं कहा? जी सर, 20 दफा कहा है।
तो हमने ये 5-6 सवाल पूछ लिए, तो उसके बाद फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के 3-4 सवाल पूछेंगे, फिर 2-3 टेस्ट करेंगे, फिर मैनेजमेंट कर लेंगे, फिर हम 10 मिनट में पास हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन रह गया, एनी ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन डन बिफोर? हाँ वो पॉसिबल है, ये तो हर एक के कहीं और गई है। हर पेशेंट के मतलब होना चाहिए, एनी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। यस नाउ तो आई ये हमें आप ये क्यों नहीं फोकस करती, प्रैक्टिस करती कि मैंने 10 मिनट में पेशेंट का, इस पेशेंट का जो भी इलाज है करके उसको घर भेजना है। अब के पहले इनकोहेरेंट से इररिलेवेंट से सवाल पूछते पूछते 2-3 मिनट तो उनमें ही चले गए। खाली ऐसी सवाल थी हैं, फोकस रेलेवेंट एक भी नहीं पूछा। चले okay now I'll come to the examination in हाँ जी, ये हमने सवाल पूछ लिए, आप किताब में पढ़ लीजिए फिर दोबारा के causes of CA cervix are factors जो which are responsible for CA cervix। इसमें पेप स्मीयर का भी एक सवाल पूछना था, पेप स्मीयर कभी करवाया कि नहीं करवाया? वो सर मैंने वैक्सीनेशन ऑफ HPV एंड पेप स्मीयर एक साथ बोल दिया था। आपने बोला था, बिल्कुल साथ बोला था, आपने बोला था ये। चले अब माइक खोला हुआ है किसी ने, फिर क्या करें? सर ये एंडोमेट्रियल सीए की जो डीडी के क्वेश्चंस हैं, कोमोबिडिटी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और वो हम सब नहीं कोमोबिडिटी निकालेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने कहा मेडिकल हिस्ट्री पूछे, मैंने कहा तो वो एग्जामिनर पूछे कौन सी मेडिकल हिस्ट्री पे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो हो गया। ठीक कहा आपने। तो देखिए मैं तो आपको फोकस कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप अपना वक्त इसमें ना जाया करें। इतने सवालों के बाद अभी आप इन्वेस्टिगेशन पे ही होंगी तो घंटी बज जाएगी 10 मिनट, फिर आप कैसे पास हो सकते? सर अब एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं। I'll start with the BMI of the patient. एग्जामिनेशन जी बोलिए। BMI, then the vitals, that is blood pressure and You're pulse. right, BMI is important हो गया आज। BMI ठीक, BM and vitals. vitals हो गया Vitals. Then the abdominal examination, that is palpation and palpation and percussion. Then I would go to the local examination, that is थोड़ा सा नहीं एक मिनट, थोड़ा सा palpation and percussion to find out any mass, any free fluid. palpation and percussion to find out any mass and visceromegaly. कोई splenomegaly or hepatomegaly, कोई भी mass मतलब ठीक हो गया। चले आगे चले। Now I'll move to the vaginal examination, in which I would do the local examination. यार बहुत disturbance हो रही है। जी। Now please kindly अपने mics बंद कर दें जो on है, because distortion हो रही है, आवाज किसी को नहीं आ रही। Okay. Now I'll बोल रहा था तो अब बंद कर दिया उन्होंने। चलो बोल। जी। Now I'll move to the vaginal examination, in which I would start with the local examination, that is first speculum examination. एक मिनट, आप लोग अननेसेसरी फिक्रे इस्तेमाल करते हो। I'll do vaginal examination, vulva, vagina and cervix. बस I'll inspect vulva, vagina and cervix. Vulva, vagina and cervix. Sir, उसमें first speculum finding वाला कुछ नहीं बोलना कि I'd like to know about the first speculum findings. क्या फिर findings which you're looking for? यहाँ CA cervix में, vulva में क्या finding है, vagina में क्या finding, cervix में? तो मैं तो आपका टाइम बचा रहा हूँ बाबा, टाइम बचा रहा हूँ। I'll inspect vulva, vagina and cervix. मैं
अब ये भी नहीं कहा वो सर स्पेक्ट्रम से देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, सिम से देख रहा हूँ, कस्को से देख रहा हूँ, कुछ नहीं बोला। बहुत लंबा रहा था, मैंने कल प्रैक्टिस की थी तो वो बहुत लंबा जा रहा था जब मैंने लोकल और स्पेक्युलर एग्जामिनेशन से किया। हो गया। Now I'll move to the bimanual examination to assess the size of the uterus and the consistency of the cervix and any abnormality present, any growth. बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या बाईमैनुअल से पहले स्पेकुलम करेंगी आप? बाईमैनुअल से पहले मैं स्पेकुलम करूंगी, यस सर। हाँ, तो फिर I'll do speculum examination and inspect cervix for, यहाँ पे बोल दें for any abnormality या specifically बोल दें any lesion या growth या कोई लफ्ज बोल दें इस तरह से, ओके, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि you have made the diagnosis. I'll do speculum examination and inspect cervix for any growth or abnormality. सही। Then bimanual examination to assess the size of the uterus, the cervical consistency, and the fondnesses. वो सारा बोल दिया, उन्हें डिटेल बोलने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे एग्जामिनर आपको रोक के पूछ सकता है, आपने नहीं बोलना। तो केजी अगर सर्विक्स में कोई ग्रोथ है फिर क्या करोगे? Okay. If there's a growth in the cervix, then up to the management, I'll start with my management. But before reaching to my actual diagnosis, and for the management, I would like to go for certain investigations. ये क्यों तुम अभी आपने? नहीं सर, सॉरी। मैं उसमें ये बोलूंगी कि the diagnosis it is mainly clinical diagnosis होती है cervical cancer की. So the diagnosis is made clinically. And I would like फिर एक मिनट, ठीक कर रही हो तुम, लेकिन अगर क्लिनिकली आप सस्पेक्ट करते हो, जब इंस्पेक्ट कर लिया ग्रोथ है, तो फिर उसके बाद क्या देखना चाहते हो? बायोप्सी लेते हैं हम उसकी। अंदर हम लोग वो करेंगे, किसी ने बायोप्सी लिखा है, बायोप्सी तो टेस्टों में आएगी, बाद में आगे जाके आएगा। सर देखिए, अगर हम लोग देखेंगे कि if there's any bleeding or vaginal discharge, this also we will go into the speculum examination. क्या हो गया? तो तुम लोग सोचना घर छोड़ देते हो। सर टाइप ऑफ अल्सर देखेंगे, उसके मार्जिन, आपने इंस्पेक्शन के दौरान देखा कि वहां पे ग्रोथ है, the first thing is कि आप पूछेंगे उससे कि जी I would like to find out the location of the growth, size of the growth and spread of the growth into the fornices or vagina. ये लफ्ज बोलोगे, एग्जामिनर फट समझ आ जाएगी आपसे ये सर्विक्स सोच रहे। Location and the size of the growth and spread to the fornices. Extension into the vagina or on bimanual examination on extension into the parameter. एग्जामिनर को समझ आ जाएगी आप स्टेज कर रहे हो सर्विस। सही है। बायोमेन एग्जामिनेशन पे ये वाले पॉइंट्स बता रहे हैं मुझे। ये बात रिपीट कर दें जी। So बोले bimanual की फाइंडिंग्स कर दे रिपीट ना। Say in the bimanual examination I would like to know मैं नहीं, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आप इम्तिहान में इस तरह बोलते नहीं हो और ये होता है, सर बोलना चाहिए। अच्छा जी, on vaginal examination what will you do? On vaginal examination, I'll start with the speculum examination and inspect for inspection for the cervix. नहीं, सिद्धि होते टूट गई हैं, पहले बलवा बोलो फिर वजाइना। अरे सर वो क्या पहले on vaginal examination I would start with the inspection of the vulva, vagina and cervix. In the speculum examination, inspect for cervix, any abnormal growth present, any abnormality or any growth present. Good. If there is a growth in the cervix. On the bimanual examination,
regarding the location, size of the growth, Then and by spread में through the होते corners. क्या करूं Sorry, sir. बाबा अभी अभी बोला है if there is a growth Spectacular तो examination. बाई मैनुअल पे एकदम जंप करके हो आई लाइक टू नो इस साइट साइज एंड एक्सटेंशन जी साइड से कहाँ पे है उसका साइज कितना है वो कैसी है वो एक्सटेंट इन्वॉल्विंग होल सर्विक्स है वजाइना में जा रही है नहीं ये कुछ इस तरह की बातें बोलो ताकि आप उसको एग्जामिनर को बता रहे हो कि यू वांट टू स्टेज द सर्विक्स सर तो बाइमिनल में ही होगा ना आई वुड लाइक टू नो द साइड साइज एंड द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ नहीं जो बाबा इंस्पेक्शन से पहले अल्सर है क्या देखते हो अल्सर वो देखेंगे कि whether it is eroded or the अल्सर का eroded ये तो पहले अल्सर वो है सर Location, उसकी size, बेस sir. देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, साइड Size. देखेंगे। हाँ उसकी पहले साइट देखेंगे फिर साइज देखेंगे फिर उसके मार्जिन्स देखेंगे फिर इस तरह की बातें बोलो बाबा सही Surrounding area and bleeding. हाँ और सरफेस पे ब्लीडिंग है कि नहीं है सरफेस कवर्ड विद नेक्रोटिक टिश्यू है क्या है कुछ इस तरह की बातें बोलो जी सर चलो जी आपने इंस्पेक्शन की सर्विक्स में अल्सर है फिर क्या करो सर अगर अल्सर्स हैं तो आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ द साइज ऑफ द अल्सर वेयर इज एक्चुअली द लोकेशन during the anterior lip है या posterior lip पर है ये बोलने की जरूरत नहीं बस आई लाइक टू sir I will count okay लोकेशन sir ऑफ द now अल्सर साइज ऑफ द अल्सर अल्सर की 4-5 बातें बोलनी होती है फट बोलो location I would like to know the location site and the size and the margin of the ulcer and is it bleed to touch हाँ बस इस तरह से बोलो सही है फिर अगला स्टेप है कि हमने स्टेजिंग करनी है आई लाइक टू फाइंड आउट whether it is extending into the vagina or not एग्जामिनर समझ गए कि आप उसकी स्टेज कर रहे हैं सही for staging okay अब जो है चलो now उसके बाद बाई मैनुअल करूंगी और उसमें देखूंगी वो अल्सर पैरामीटर में एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं जी फिर बाकी का यूट्रस वगैरह वगैरह जो बोल रही थी जी चलो अब ओके सर अब हम लोग ये फिजिकल एग्जामिनेशन आ गया जी फिर क्या अब करोगे if there is ulcer if there is an ulcer then I would like to go my plan would be to go for examination under anesthesia and biopsy for that the patient would be the investigation हमारे लिए और baseline and specific investigation would be carried out in the specific investigation I would मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं करूंगी once the patient will be counseled about the diagnosis and she would be planned for UN biopsy शुक्र है मैं 2 नवल पढ़ूंगा कि आपने काउंसिल का लफ्ज बोला लेकिन ये काउंसिल से पहले आप बायोप्सी बोल चुकी I'll do biopsy so बायोप्सी से पहले क्योंकि वो इंटरवेंशन है वो एक प्रोसीजर है so if the ulcer is present I'll counsel my patient that she needs biopsy यहाँ पे जो आप में से अच्छा कैंडिडेट है वो बोल देगा and she needs staging of the disease and further investigation ये अल्फाज बोलेंगे ठीक है आफ्टर बायोप्सी विल गो फॉर एन एमआरआई है ना कि बायोप्सी के बाद हम लोग फिर पेशेंट को रेफर कर देंगे एमआरआई के लिए तो बायोप्सी पहले करेंगे एमआरआई बाद में करेंगे जी सर चल टाइम हुआ है 9 बज के मेरी घड़ी में 36 मिनट्स सारा जी सर वी गो बैक सर एक चीज पूछनी है सर पेरेक्टल एग्जामिनेशन में भूल गई पेरेक्टल एग्जामिनेशन भी करेंगे कि रेक्टल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं
जी बिल्कुल है, एज का पार्ट है इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का, पीआर। अब 10 मिनट अब शुरू होते हैं। मैं पेश करता हूँ आपके हुजूर में एज 54, पैरा 2 was postmenopausal 3 years, but now complains of bleeding per vaginum for 3 months. Dr. Sarah, Yes, sir. how will you manage this? I would like to know the details of the bleeding episodes and any associated complaints like abdominal pain and discharge. Age of marriage. Is it a first marriage or a second marriage? Any history of HPV vaccinations and Pap smear done? Any malignancy symptoms like weight loss and early satiety and bleeding from rectum or urine? Any medical comorbidities like diabetes and hypertension? Any treatment and investigations done? And then any use of contraception as well? I'm missing again. Very good. Tell after that, what will you do? Examination, the BMI of the patient and the vitals, and abdomen examination, palpation and percussion to find out any mass or visceromegaly. Very good. Now the vaginal inspection of the vulva, vagina, cervix. The speculum examination, I will inspect for the cervix for any abnormality and growth present. And the bimanual examination to see the उसके बाद जो है ना, मैं bimanual नहीं, उससे पहले बोलूंगी the size, to see the size and the growth and spread to the fornices and extension. नहीं, good. Size, growth and spread to the fornices and also parametrium. On the bimanual examination, I would see the ulcers, margin, size, site and bimanual से अल्सर के मार्जिन पता लग गए, क्या करती है वो देखने में पता लगेगा, वो तो इंस्पेक्शन से अल्सर नजर आता है, bimanual से तो extension into the parametrium and size of the uterus. Okay, I'm sorry sir, I missed here where okay, I would like to on inspection, I would like to know the size of the growth and location, size, site and the margin, whether it is bleeding. Or in bimanual examination, I would like to know the extension to the parametrium. Extension to parametrium. Bimanual with size of uterus. Or size of uterus. Suppose there's big ulcer on the cervix, how will you proceed? If there's a and also I'll perform a parectomy examination. Okay, as there's an ulcer, so I'll counsel the patient. I'll counsel the patient regarding the diagnosis that we are suspecting a malignancy. But before that, she needs a biopsy. Once the consent has been given, and so I will go for the staging of the disease and further investigations like MRI and the biopsy report would be done for the confirmation of the disease. And then depending upon the stage of the disease, I will decide the treatment options for her and refer her. Sarah, very, very good. हमने 4 मिनट में सारी बातें यहाँ तक पहुँच गए. तो मुझे बताइए कि if there is ulcer, which part of the ulcer you will take biopsy from? Sir, from 3 parts we take. 1 from healthy area and 2 from abnormal areas. No. Ulcer की biopsy आज का native याद रखिए. You will always say from the margin. I take biopsy from the margin of ulcer. क्योंकि वो most active area होता है disease का. समझ नहीं आया सर, वो कुछ माइक खुले में किसी के, पता नहीं क्या मसला. जी सर. चलिए, अब ये 4 मिनट में हम यहाँ पे पहुंच गए हैं. हाँ जी. So imagine you have 6 minutes to treat this patient and discuss management. All the time, आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता. Yes sir. कितना भी सख्त एग्जामिनर हो, कुछ भी हो, यो पास यहीं पे पहले 4 मिनट में आप पास हो गए.
जी सर। चले अब अल्सर की बात। ये अल्सर है, आपने बायोप्सी ली. What is most likely report you are expecting in this case? Sir, but before that, I would like to know कि वो कौन सा stage क्या है? आंसर. मेरा क्वेश्चन, एग्जामिनर जो सवाल पूछे गौर से सुनो, उसका जवाब दो. डोंट से मैं और क्या करूंगी. What is the most likely diagnosis in this case? That I'm suspecting cervical CA. No, that's not the answer. That we are suspecting a growth which seems to be malignant. तो वही, what malignancy you expecting? This was probably a cervical malignancy. No, that's not the answer. Squamous cell carcinoma. Thank you, Dr. Anisa. ये बोलिए लफ्ज. Okay. The report is most likely squamous cell carcinoma. पढ़े लिखों वाला जवाब. अच्छा, आप बायोप्सी की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर मैंने बायोप्सी दी है तो. अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझी सर. अच्छा, सवाल भी समझो. मैंने पूछा आपने बायोप्सी ली है, what is the most likely report? okay, because 70% of the cervical CA are originating from the squamous cell only. Squamous cell carcinoma. चलो जी, ये रिपोर्ट आ गई. It is squamous cell carcinoma. Then how will you manage this patient? Then I will go for MRI of the patient to see the. What is the objective of MRI? To see the nature and the extension of the disease involving the viscera and the lymph node status. चलो हो गया. MRI कहती है कि जी ये cervical carcinoma stage 2 है. वैसे MRI से पहले ही हमें ही कर लेना चाहिए. चलो जी सर. हाँ जी. 2A या 2B है? चलो 2A. What do you understand from 2A? That means it is involving the parametrium. नहीं, pelvic walls को involve कर रही है ये patient. नहीं. 2A is involving upper part of the vagina. Upper part of the upper 2/3 of the vagina. 2B is parametrium. जी सर. तू तो पढ़ के आई है कुड़िए. सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आज जरा. यो कादिर, मैं तो तेन पास कर रहा तो फिर परेशान है. आज परेशानी के आलम में हम, इसलिए भी कुछ भूल रहे हैं सब. upper 2/3 of the vagina है जी. Okay. चलो. Stage. It is stage 2A. So I will involve a multidisciplinary team involving a gynae-oncologist and oncologist, and this patient would be discussed in the in the oncology board, and we will further discuss them with the treatment as suggested by them. So what is the most likely consensus for treatment in this patient? 2A, we have to go for a radical hysterectomy followed by a chemotherapy. चलो गुड. तो ये हो गया फैसला. फिर how will you proceed? आपने बोर्ड मीटिंग में रख के फैसला कर लिया ये 2A CA सर्विक्स है. Then how will you proceed? हमने तो मरीज को ट्रीट करके घर भेजना बाबा. How will you proceed? So the patient will be counseled regarding the diagnosis, further confirmed, counseled that she has got a cervical malignancy. That's an early stage for which, along with the family members, and she would be told that the treatment, the ultimate treatment for the patient is surgery in the form of radical hysterectomy, for which gynae oncologist would be involved because it's a quite major surgery. For that, anesthesia fitness would be taken before, and once the fitness has been done, I prepare for this radical hysterectomy. Suppose you are the oncologist surgeon, क्या करोगी इसमें? क्या remove करोगी? Sir, I will remove the upper 2/3 of the vagina, cervix, uterus, uterosacral ligaments, and the lymph nodes. And the lymph node as well.
नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन कर लो। चलो अगर ऐसा कर लो, फिर मैं तुम्हें ग्रांट कर लेता हूँ। इफ MRI shows enlarged lymph nodes, I remove them. रूटीन में नहीं सर करता। हाँ, lymph nodes involved नहीं होते, बट हमें तो करना है। साल पे डॉक्टरेक्टमी करोगी कि नहीं? And yes sir, I would go for a BSO as well because she's postmenopausal. वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें 54 है, किया जा सकता। चलो ये हो गया। और आपने क्या करेंगे रेडिकल में सर? मैंने कोई मिस किया है बात का रेडिकल हिस्टेक्टोमी के स्टेप्स में? नहीं, कोई बेस नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं। आपने आपको 2/3 वजाइना कह दिया। सर यूट्राइन आर्टरी को रीजन से लाइकेट करेंगे, तो फिर रिमूवल पूछा था, वो इन्होंने बता दिया कि वो एग्जैक्ट टेक्निक क्या है। यूट्रानाइट को या इंटरनल एरिया को पहले लाइकेट करेंगे या पहले डिसेक्शन प्लांट्स की करेंगे कि पैरामीटर की करेंगे, तो मैंने ये आपको जानने की जरूरत भी नहीं, ना वक्त ज़ाया करें। जो मैंने पूछा बस इतना सही आना चाहिए। चलें सर तो इसमें हम लोग ऊपर टाइम बोलेंगे या पर क्या टाइम बोलेंगे सर? इसमें ऊपर टाइम हिस्टेक्टोमी बोलेंगे, वही अब वो लफ्ज भी ठीक है आपका, वो स्पेसिफिक नाम है। इन्होंने रेडिकल हिस्टेक्टमी बोला, वो भी ठीक। वैसे हम गायनेकोलॉजिस्ट जनरली बढ़ता है हिस्टेक्टमी बोलते। सर मुझे मॉडिफाइड का बताएगा ना, व्हाट इज द डिफरेंस आपने बिटवीन रेडिकल बोल मॉडिफाइड? दिया था ना, मैंने मान लिया। चलो ये हिस्टेक्टमी हो गई। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दिस केस? स्टार्टिंग पोस्ट ऑफ या ड्यूरिंग द सर्जरी की आप बात कर रहे हैं सर? मैंने पोस्ट ऑफ जो एग्जामिनर पूछे उसको क्वेश्चन मत करो, उसको गौर से सुनो। अगर वो चलना नहीं होता एग्जाम में, अगर मैंने लफ्ज पोस्ट ऑफ बोला है तो पोस्ट ऑफ बोल। आप ये ना कहो कि नहीं मैं पहले आपको इंट्राऑपरेटिव बताऊंगा, ऐसा नहीं करना। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन दिस पेशेंट? सर लिम्फोसिस्ट। लिम्फोसिस बनेगी 6 महीने बाद। तो उसके बाद फिर इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग, एनी हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, और हीमाटोमा, डीवीटी। ठीक है, और लेकिन यूटीआई। किसी भी ऑपरेशन में पूछा जाए, सबसे पहले आप एज अ कैंडिडेट आपने बोलना है पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है। नंबर 2 यूरिनरी डिफिकल्टीज, नंबर 3 डेफिकेशन डिफिकल्टीज, और फिर आगे बोलना है ये जो आपने बोला ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये, और फिर वो डीवीटी और वगैरह वगैरह जो बोल। चलो, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस? बोलिए। पेन, यूरिनरी प्रॉब्लम, urinary any post-op pain, post-op pain, urinary problem, urinary difficulty, defecation difficulty, bleeding, hematoma, infections, and DVT, lymphocyst. वेरी 1 मिनट में बोल दिया आपने, आधे मिनट में बोलना है, बोल दिया ना आपने। हाँ जी। यू हैव नॉट वेस्टेड टाइम। आप इस तरह से बोलेंगे तो पास हो। अच्छा, इसको पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी कैसे मिलेगी? Yes, sir. The post-op radiotherapy, the patient would be referred to the oncology, where she would be given carboplatin. Carboplatin would be given, and carboplatin. क्या? Cisplatin है, platin है ना, platin group. क्या आप कीमोथेरेपी दे रहे हो कि रेडियोथेरेपी दे रहे हो? कीमो रेडिएशन। वो रेडिएशन होता है, बिकॉज कीमो से जो है ना रेडिएशन का भी इफेक्टिव होता है अगर हम देते हैं तो। अब गाइडलाइंस तो यही कीमो रेडिएशन कह रही है। अच्छा, यस सर, कि अगर कीमो स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट विद सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन है, कुछ डोज है 1.4, आई एम नॉट कमेंटिंग ओवर हियर, मुझे भी नहीं याद आ रहा। सिस्प्लैटिन, बिल्कुल पता नहीं क्या हो तो सिस्प्लैटिन है। तो बढ़िया औखी कुड़ी बाबा, फोकस। जब पूछा जाए
उसको रेडियोथेरेपी कैसे मिलेगी? आपने बोलना है ब्रैकीथेरेपी मिलेगी, टेलीथेरेपी, 70 to बस 80 ग्रे यूनिट। इतनी डोज देंगे और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बस ये बोल दें कि I'll prescribe her chemotherapy in the form of cisplatin and radiotherapy, that is tele and brachytherapy. 70 to 80 ग्रे यूनिट बोलने की जरूरत नहीं है, यूनिट्स बोलने की फंसाने तो आगे इतनी डोज देंगे वो, कि अगर दोनों कंबाइन दे रहे हैं तो फिर रिड्यूस हो जाता है ब्रेकीथेरेपी का डोज। ये अगर बगर की बात नहीं, आपने बोलना है नॉर्मल डोज है 3000 रेड्स, लेकिन इसमें इतनी देर बस ऐसे बोल। सर एक डोज बोलनी है दोनों की? अब अगर आती है तो बोलो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सर आप हमें एग्जैक्ट डोजेस बता दें। सर रेडियो कीमो के आप डोजेस बता दें प्लीज, जो बोलनी एग्जाम में। मुझे जो है उसकी कीमोथेरेपी बिल्कुल नहीं मैंने पढ़ी, लेकिन आप पढ़ लीजिए आज, और उसमें सिर्फ नाम बोलिए क्या कौन सी दवाई देते हैं और कितनी देते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसकी डोज है 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर सिस्प्लेटिन की होती है, और वो फिर मैंने कहा ना मुझे डोज नहीं आती, आप पढ़ लीजिए। इसी तरह रेडियोथेरेपी की डोज वो कौन से रूट से देंगे ये इसमें ज़ाहिर है, तो बाहर से ही देंगे तो ब्रैकीथेरेपी नहीं होगी, ब्रैकी होती है अंदर से, और बाहर से देंगे टेली, तो हाँ, और वो टेलीथेरेपी सर, टेलीथेरेपी इसलिए देते हैं ताकि वो पेल्विक स्प्रेड ना हो, वो डिस्टेंट स्प्रेड को बचाने के लिए। वो ब्रैकी उसमें देते हैं जहाँ पे आपने सर्जरी ना की हो। चले ये सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी सर 2A1 पे ओल्ड एज में रेडिकल हिस्टेक्टमी प्लस लिम्फ नोड डायसेक्शन के साथ अगर पेशेंट अनफिट होता है तो हम कीमो रेडियो करते हैं। 2A2 में हम कीमो रेडियो पे जाते हैं, तो सर हम यहाँ ऑप्शनल देंगे ना कीमो रेडियो को? तो जी बिल्कुल ठीक है। मेन जो थेरापी होती है वो रेडियो थेरापी होती है, उसको सेंसिटाइज करने के लिए हम कीमोथेरेपी। सुन लीजिए एक मिनट, आप इस तरह की बहस में क्यों पढ़ रही हो कि जो किताब में सीधा सीधा हेडिंग लिखे हुए हैं वही लोग बोलो कि सर्जरी इन्होंने बोल दिया, इन्होंने रेडिकल हिस्टेक्टमी बोल दी, फिर उसको फॉलोड अप बाय रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये अल्फाज बोल दें बस, और ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत। सर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हम पेशेंट का ई-बॉक्स स्टेटस चेक करेंगे, अगर वो फिट फॉर एनेस्थीसिया है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम से डिस्कस करके फिर अकॉर्डिंगली हम डेओ को भी जो है अडॉप्ट करेंगे, या फिर उसको पहले सर्जरी फॉलोड बाय कीमो या फिर कीमो फॉलोड बाय सर्जरी, इस तरह कर सकते हैं। तो वो जनरली ये पहले सर्जरी करते, सीएस सर्विस की बात हो रही, जो पहले सर्जरी करते हैं बाद में ये करते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, वो काउंसलिंग में डालेंगे आप जो आप कह रही हैं। चलो बट 2A तक तो आप रेडिकल हिस्टेक्टमी इज द मेन स्टेप, बट 2A 2B में आपको करनी है कीमो रेडिएशन है जी। ऐसा करते हैं, 10 तो बज गए, हम वो पेप्समियर की बात पर अगली दफा कर लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप में से कोई वॉलंटियर यही पेशेंट को मुझे मेरे साथ डिस्कस करे, एनी अदर वॉलंटियर देन डॉक्टर सारा। कोई भी नहीं? डॉक्टर फैजा तुम वॉलंटियर हो? सर ट्राई कर लेते हैं। हाँ तो ट्राई करते हैं ना बाबा, और क्या। तो सर दिस इज अ आप लोग निकाह के वक्त हाँ कहते तो शर्माए नहीं, यहाँ पे इतना शर्माते हो हैं। सर शुरू करूं, स्टार्ट करूं सर? नहीं मैं पूछूंगा तो नहीं करोगे, मैं पूछूंगा तो करोगे। निकाह सर निकाह के वक्त हाँ नहीं कही थी, सर हिलाया था। सर ने हिलाते कबूल है बोलते हैं पूरा। वो भी आपकी अम्मी ने हाथ रख के हिला दिया। यस सर, यस सर। नहीं सर कबूल है कहना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी चीजें क्लियर की।
सॉरी थोड़ा तंग किया आपको। नहीं कोई, मैं तो तंग होने के लिए तो आता हूँ। चले डॉक्टर, वो क्या सर एक क्वेश्चन है, बायोप्सी का क्लियर कर दें कि मार्जिन से लेंगे या बेस ऑफ अल्सर, बेस से लेंगे बायोप्सी जो अल्सर से ऑलवेज लेंगे? मार्जिन, बेस Okay. इज कवर्ड विद नेक्रोटिक मटेरियल, वो सही नहीं होती बायोप्सी मार्जिन से। थैंक यू सर। सर एक और बात, एमआरआई हमने तीन पहले जगह से कराना लेंगे है तो दो बायोप्सी से या बाद में? क्या एमआरआई, क्या एमआरआई बायोप्सी लेने से पहले कराना है या बाद में? वो एमआरआई मेरे ख्याल में बायोप्सी के बाद होनी चाहिए। सर एमआरआई हम हमेशा पहले करवाते हैं जो एमआरआई इज हेल्पफुल इन प्लानिंग लिम्फेडेक्टोमी करनी है कि नहीं करनी है, तो वो ट्रीटमेंट में जब प्लान करेंगे आ जाएगी। डायग्नोसिस और स्टेजिंग ऑफ द डिजीज इज मेड विदाउट एमआरआई। सर जो बुक्स कहती है ना सर, रीसेंट के मुताबिक एमआरआई हम लोग हमेशा ईयूए से पहले करते हैं, क्योंकि ईयूए में हम लोग प्रोक्टोस्कोपी और सिस्टोस्कोपी करते हैं। तो एमआरआई हैज रिप्लेस्ड द सिस्टोस्कोपी एंड वो जो रेक्टोस्कोपी, क्योंकि हम लोग उस वो सारी चीजें जो होती है ना एमआरआई में कवर हो जाती है, हमें एक्सटेंट ऑफ डिजीज का पता चल जाता है, इसलिए हम लोग एमआरआई पहले करते हैं। ऐसा नहीं है? मैं तो समझता हूँ उल्टा होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरवेंशन जो आपने बोले सिस्टोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी, ये पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन नहीं है नॉर्मली ईयूए है सिर्फ। तो लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं तो एमआरआई 10-12-15 हज़ार रुपए का होता है, तो उसके पेशेंट के पैसे बचते हैं। आप सिस्टोस्कोपी 1 मिनट में हो जाती है, प्रोक्टोस्कोपी तो आधा मिनट में हो जाती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग स्टेजिंग के बाद एमआरआई होती है। सर गाइडलाइन कहाँ है? डॉक्टर फायजा थी, अभी तो है लाइन पे। यस सर आई एम हियर। लो जी, ओके सर। 10:05 हुए हैं। यही पेशेंट a patient age 54, para 2, menopausal for 3 years, comes to you, complains of postmenopausal bleeding for 3 months. How will you manage? As she is para 2+0 and complained of the postmenopausal bleeding from 3 months, so I would like to know about the onset, duration, severity, episode, and provoked or unprovoked associated symptom, age at marriage, and contraception, perineal, and also the history of the HPV vaccination and perineal lesions. Multiple sex. Please mic mute कर लें please. इनको बोलने दीजिए, फायजा को बोलने दीजिए। फायजा तुम अनम्यूट करो, तुम बोलो, बाकी म्यूट कर। हाँ जी। ओके सर। सर दोबारा से स्टार्ट करूं? कहाँ तक सुना था? नहीं बोलती जाओ, बस हो गया। अच्छा, multiple sexual, I would like to know about the multiple sexual partner or the number of the marriage, is it first marriage or the second marriage of the couple, and I would like to know about the comorbidities, by medical history taken and family history of the malignancies, breast, ovarian, colon, and the uterine malignancy in her. And there is also the history of the vaccination, HPV vaccination. After that, I will examine the patient about BMI. I will check vitals check and inspection of the abdominal examination for any distension of the man or any scar mark, and on the palpation there is any visceromegaly mass and deep tenderness. After that, I will inspect the vulva, vagina, cervix for the on the skin examinations for the cervical lesion, any growth and abnormality location, side extension into the parametrium. After that, bimanual examination for the size of the uterus, mobility in the adductor, clarity, and also the any mass. After the per rectal examination done for the extension of the lesion. After that, I will for the management of the patient, I will counsel the couple that this seems to be cervical malignancy, but it is confirmed of the biopsy, for which I will admit the patient and in need of the further investigation like the biopsy and examination under anesthesia for taking the consent and the anesthesia fitness for the biopsy and stage the disease, and for the investigation done according to that biopsy report like the MRI, and if the stage and staging of the disease, and further management according to the stage of the disease under the multidisciplinary team approach with the oncologist, board
discussion. एक चलते जाइए। सर बतानी शुरू करूं, सर स्टेज पर बतानी हो शुरू गया, करूं? दो लफ्ज और बोल दो। If the biopsy shows the squamous cell carcinoma, आपने stage 2 दिया था ना सर disease stage. If this is the stage 2A and involving upper 2/3 of the vagina, then this will deal with the oncology and by my team, the radical hysterectomy followed by the chemo radio according to the patient condition. ये आपने सारे जवाब दे दिए 6 मिनट में और अब पास हो। थैंक यू सर। एग्जामिनर के कुछ समझ नहीं आएगी कि 4 मिनट में क्या करूं। वेरी गुड। आई थिंक आपके जवाब से आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड कि आज का लेक्चर जो था वर्थवाइल था, कि आप लोगों ने ये फोकस कर लिया सीए सर्विस के, ये इस तरह से टॉप का स्टेशन आपने हैंडल कर। थैंक यू ऑल। Thank you so much, sir. Sir, pap smear. जी, अब अगले बुध को मुलाकात होगी। सर पैप स्मेयर की सोर्स ऑफ लर्निंग बता दें सर। जी, पैप स्मेयर के मैं तो 15-20 मिनट उस पर लगाना चाहता हूँ। मैं तो पढ़ के भी आया था पैप स्मेयर आपके लिए। सर आप सोर्स ऑफ लर्निंग बता दें सर, सोर्स ऑफ लर्निंग बता दें सर, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज सर, संडे सोर्स ऑफ स्टडी बता दें सर। मुझसे नाराज होगी कि क्या तुम संडे को ये हरकत करते हो। सर आप वेडनेसडे को करा देगा सर, कोई मसला नहीं, बहुत टाइम ले अगली लेगा दफा अगले हम पैप्स में से शुरू करें। थैंक यू सर। आपकी बुक कब आएगी? थैंक्स अ लॉट। कब आ रही है? मैंने पिछले हफ्ते पूछा था, उन्होंने कहा था कि बस विद इन 4-5 डेज आ जाएगी। अब मंडे को, कल को पूछूं। थैंक यू। अल्लाह सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।